हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी और साथ में ओशनोलॉजी पढ़ा था। अभी ओशनोलॉजी में स्टेट बाकी है, वो मैं करा दूंगा अलग से। और अब हम लोग एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, उनके क्या काम है, ओजोन कहाँ पाई जाती है, सेटेलाइट्स कहाँ लगती है, प्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, मौसमी घटनाएं किस लेयर से होती है, तो सभी प्रकार की चीजें। और अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस अभी उत्तर प्रदेश का होगा, वहां पर एनडीए में, सीडीएस में, रेलवे में, एसएससी एग्जाम में, सभी जगहों पर ये ऐसे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल कॉमन है, जो आपसे पूछे जाने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखे पुरानी वीडियो, प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये लेयर से अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये धरती है। अब धरती के पास में हम लोग यहाँ पर हैं, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर हैं, क्रस्ट के ऊपर, सरफेस पे यहाँ पर हम लोग हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो लेयर्स दी हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटो है, मीजो है, थर्मो है और एक्सो है। थर्मो को ही हम आइनो स्फीयर भी कहते हैं। तो कहाँ कौन से काम होते हैं, ये सब हम बिल्कुल अभी आपसे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वन बाय वन करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संघटक, यानी किन किन चीजों से मिलकर बनी है। और संरचना है, मतलब मान लीजिए ये लेयर्स हैं। अब किस लेयर में क्या है, जैसे कोई बिल्डिंग है, 5 मंजिला है, तो पहले में पता चला जिम चल रहा है, दूसरे में डॉक्टर है, तीसरे में कोई कैफे है, चौथे में कोई बैंक खुली है, पांचवें में फोटोकॉपी हो रही है। तो हर एक मंजिल पे अलग अलग काम हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जो लेयर्स हमने अभी ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो बताई थी, उन्हीं से यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि भाई कौन कौन सी लेयर्स में क्या क्या है। तो सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक आवरण है। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वायुमंडल, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका हुआ है। कि आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है किस वजह से रुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटी ना होती तो सारा क्या होता, सारा एयर उड़ जाता, तो पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना होता तो जीवन ना होता। और यह हानिकारक सौर विकिरण से रक्षा करता है। सौर विकिरण से रक्षा करेगा, साथ में वैश्विक तापमान को भी नियंत्रित करता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना भी बढ़ने पाए। क्यों? क्योंकि अगर बाहर यहाँ पर गैसेस रहेंगी तो लाइट आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। बादल है, बादल से वापस चली जाएगी। अच्छा, जो लाइट सरफेस पे आती है टकरा के, बिना एब्जॉर्ब हुए वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलेंगे? एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्बिडो। एल्बिडो मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब इन अर्थ सरफेस। क्लियर? अब वायुमंडल की परमानेंट गैसें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज गैसेस रिमेन रिमार्केबली कांस्टेंट अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ रफली 80 टू 90 किलोमीटर। लगभग लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक मान के चलिए, ये गैसें लगभग स्थायी रहती हैं। इन्हीं गैसों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में क्या मिलती है? नाइट्रोजन मोस्ट स्टेबल गैस है, नाइट्रोजन। से ये परसेंटेज में है, तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूं 2-3 में। ठीक, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, 20.9 है, पर इसको हम 21% ले लेते हैं, इसको हम 78% ले लेते हैं। ऑर्गन 0.93% हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%। ठीक, नियॉन 0.0018, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इन गैसों के बारे में जो आप समझते हो, जो नाइट्रोजन है मोस्ट अबंडेंट है, जो लेगुमिनस प्लांट है, लेगुमिनस मतलब फलीदार, उनसे रिलीज होती है। क्लियर? और यहां पर आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है, इसका ग्रीन प्लांट डायरेक्ट इंटेक नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये बिल्कुल आपके लिए ध्यान देना चाहिए कि वो नाइट्रोजन का डायरेक्ट इंटेक नहीं करेंगे। जैसे हमें कोई प्रोटीन चाहिए होता है, तो हम, या आयरन की कमी है, तो डायरेक्ट लोहा थोड़ा ना खा लेंगे। क्या करेंगे उसके लिए? हमें पालक है, चुकंदर है, हरी साग सब्जी है, वो खाना होता है। ठीक, वैसे नाइट्रोजन का जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड के, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में ये लेते हैं। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ग्रीन प्लांट्स इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक, उसके बाद में ऑर्गन एक कैसी गैस है,
एक ये इनर्ट गैस है, अक्री गैस बोलते हैं इसको, और साथ में नोबल गैस तो है ही है। अब नोबल गैस का क्यों मतलब, क्या मतलब है? देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 18वां ग्रुप है, लास्ट ग्रुप, उसमें है, और उनका ऑक्टेट फुल होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर आती है CO2, CO2 0.037%। तो जो CO2 है, ये एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैस है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पेज लेकर यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर समस्या ना हो। देखिए मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ, जिससे कि अ, यहाँ पर आपको मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए है क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस वाले के। देखिए CO2 और वाटर, साथ में यहाँ पे है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। ठीक। तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बना लेगा, प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे ये पत्ती है, अब पत्ती में होता है स्टोमेटा। क्या होगा? स्टोमेटा होता है। और इन्वायरमेंट में CO2 है, और इधर से जाइलम नाम का टिश्यू जो है, जाइलम नाम का टिश्यू रूट से मिनरल और वाटर लेके आता है। ठीक। और एटमॉस्फेयर में CO2 है ही है। ठीक। अब ये मिलकर क्या करते हैं? ये पूरी प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन ये रिलीज होती है। क्लियर? और यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ये फूड बन जाएगा, तो फाइलम नाम का टिश्यू क्या करेगा? ये प्लांट के सभी भागों में इस भोजन को ले जाता है। इसके बाद हमने अभी जो आपसे यहां पर बात करी थी CO2 की, तो देखिए क्या है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ यहां पर CO2 का वातावरण मिलता है। ये है सन। सन से जो लाइट आती है, वो आती है शॉर्ट वेव में। बहुत याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये शॉर्ट वेव CO2 को पेनिट्रेट कर देती हैं, पार करेंगी। लेकिन टकरा के जब वापस जाती है, तो ये CO2 क्या करती है? कवर कर लेती है, और इसको कन्वर्ट कर देती है लॉन्ग वेव में, या इसी को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अब CO2 इसको रोक ले रही है, तो अब ये जब हीट ट्रैप हो गई, तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारी अर्थ वार्म होगी। चूंकि अर्थ को हम कहते हैं ग्लोब, इसी ग्लोब से आ गया ग्लोबल वार्मिंग। आगे बात समझ में? ग्लोबल वार्मिंग मीथेन भी करेगी, CO2 करेगी, वाटर वेपर्स भी करेंगी, ओजोन भी करेगी, पर CO2 का रोल यहाँ पर ज्यादा है। अब सोचिए अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ना होती, तो लाइट आती, टकरा के वापस चली जाती। अब जब टकरा के हीट वापस चली गई, तो वो क्या होगा? गर्म ही नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सनलाइट आती है शॉर्ट वेव में, रिफ्लेक्ट होके वो लॉन्ग वेव या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। इसको कौन रोक लेता है? CO2 रोक लेता है। यानी शॉर्ट वेव परमेबल फॉर CO2, बट इम्परमेबल या ओपेक फॉर द लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये पूरी आपको इंफॉर्मेशन गैस के बारे में मिली, और आर्गन वगैरह के बारे में हमने आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप मैंने बता दिया है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक। अब ये कुछ लेयर्स हैं, सब लेयर्स के बारे में अब हम एक एक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए, क्योंकि ये इन्हीं चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो गैसों के बारे में हमने अभी आपसे डिस्कस किया, और क्या कहते हैं कि जो गैसेस हैं बहुत जरूरी हैं, और यहाँ से हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन है 78, हमने बताया है। ठीक है। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.036%। अभी हमने देख बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये करती है। अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर कुछ और भी चीजें होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे वाटर वेपर। वाटर वेपर पूरे एयर वॉल्यूम का लगभग 4% होता है। ठीक है। और एंड ड्रॉप द लेस देन 1% ड्राई डेजर्ट एंड कोलर पोलर रीजन। ठीक है। तो वहां पर डेजर्ट वाले रीजन में और पोल रीजन में ये कम होती है। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिक्रीज रैपिडली विद एल्टीट्यूड, यानी हाइट बढ़ेगी और ये वाटर वेपर्स घटता जाएगा। भाई धरती पर ही तो ओशन है, सी है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, तो इसी के आसपास में आपको वाटर वेपर ज्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वाटर वेपर्स कम हो जाएंगी। कह रहे हैं नियरली 90% टोटल वाटर वेपर कंपाइंड बिलो 6 किलोमीटर। अब ये यहाँ कह रहा है कन्फाइंड 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर के अंडर में ही 90% आपको वाटर वेपर मिल जाएगा। ठीक है। It function as a blanket. It absorb the both incoming radiation and outgoing terrestrial, अभी मैंने ऊपर समझाया था outgoing, act as a primary natural greenhouse gas। ये भी वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पर
क्या होता है कि भूमिका निभाता है। एरोसॉल, एरोसॉल या जो धूल के कण होते हैं, सी का नमक हो गया, फाइन सॉइल हो गया, धुआं हो गया, सूट है, वोल्केनिक एस यानी जो ज्वालामुखी राख है, ये सब भी क्या होते हैं, लोअर लेयर में पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक रोल क्या है, ये सब क्या करते हैं, एक आर्द्रता ग्राही न्यूक्लियाई का काम करते हैं। मतलब ये मान लीजिए धूलकण है या पॉलन ग्रेन है, अब इसमें मॉइस्चर चिपकता जाएगा और धीरे धीरे क्या बना लेगा, ये क्लाउड बना लेगा, और बाद में क्या होगी, इससे बारिश होगी। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये पूरी गैसेस, वाटर वेपर और एरोसॉल की बात हो गई है। अब हम एक एक लेयर बात करते हैं। सबसे पहले निचली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। मैं पहले ही बता देता हूं, यहीं पर जो बता दे रहे हैं वही लिखा भी है, ठीक। पहली बात, इसमें वेदर एक्टिविटी होती है। जितना भी मौसमी एक्टिविटी होती है, जैसे आंधी तूफान चक्रवात बादल वर्षा, सब यही होता है, ठीक। जब ये डिस्टरबेंस होगा तो निचली लेयर में यहां पर आपको फ्लाइट नहीं उड़ाई जाएंगी, जेट प्लेन्स खासकर। जेट प्लेन्स हमेशा देखिए यहां पर उड़ेंगे, ऊपर वाले में उड़ेंगे। क्लियर, मौसम ठीक है तब तो जहाज उड़ रहे हैं, अदरवाइज जेट प्लेन्स के लिए सबसे अच्छी कंडीशन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ठीक। गैसों की डेंसिटी, गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा निचली लेयर में मिलती है, और ग्रेविटी के कारण यहां पर है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, 165 मीटर आप ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, या फिर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर सामान्य ताप ह्रास दर, ठीक। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट हो गया। जेट प्लेन्स नहीं चलते हैं, क्यों नहीं चलते, वेदर डिस्टरबेंस मिलती है, यहाँ पर गैसों की डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है। ये बातें आपको याद रखना है, यही बात आगे यहाँ पर देखिए लिखी है, ठीक। ये लेयर्स हैं, भी मैं आगे बात करूंगा ट्रोपो स्ट्रेटो सबके बारे में। देखिए, कह रहे हैं एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, और 18 किलोमीटर जाती है इक्वेटर पर, पोल पे होती है 8 किलोमीटर। देखिए ये लेयर ऐसे होती है, ये इक्वेटर है और ये यहाँ पर पोल है। तो देखिए इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है तो चीजें गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, प्लस ग्रेविटी कम है, तो ग्रेविटी कम है तो ज्यादा खींच नहीं पाती और गैस गर्म होकर ऊपर बढ़ जाती है। पोल पर टेम्परेचर कम है और ग्रेविटी ज्यादा है, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं और भारी होकर नीचे बैठते हैं, और जब भारी होंगे और ग्रेविटी भी उनको अपनी तरफ खींच लेती है। क्लियर, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, थर्मोडायनेमिकली हमने यहाँ पर क्या बताया कि हीटेड प्राइमरी फ्रॉम द बिलो अर्थ सरफेस वाया कंडक्शन एंड रेडिएशन। यानी जो कंडक्शन क्या होता है, जब दो चीजें आसपास में सटा के रखी जाती है तो एक से हीट ट्रांसफर होती है दूसरे पे, ठीक। फिर नॉर्मल लैप्स रेट क्या है कि 6.5 डिग्री 1 किलोमीटर पर, या 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पर। मैंने अभी नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट समझा रखा है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। सभी वेदर फिनोमिना जैसे क्लाउड, रेन, स्टॉर्म, साइक्लोन सब यही होते हैं, ठीक। अब जब हमारा ट्रोपोस्फियर खत्म होगा, मैं यहां पर इमेज में बता देता हूं ये। तो ये जो आपको ये ट्रांजिशन बेल्ट समझ में आ रही है, जो उसको मैंने डार्क कर दिया है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, बोलते हैं क्षोभ सीमा, बोलते हैं क्या बोलेंगे, क्षोभ सीमा बोलते हैं, ठीक, क्षोभ सीमा। और यहां पर जेट स्ट्रीम चलती हैं, ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन मुफ्त का बनेगा कि जेट स्ट्रीम कहां चलती हैं, क्षोभ सीमा में चलती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए, अब बात आती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक, ठीक। थर्मली डायनेमिक क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, थर्मल इन्वर्जन होता है यहाँ पर। देखिए होगा क्या, ये पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फियर, तो पहले में टेम्परेचर कम हो रहा था, दूसरे में हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ ओजोन पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट वर्ड नहीं यूज करना है, रिफ्लेक्ट कर लेती है, ठीक। इट हैपेंस बिकॉज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन कॉजिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या कहा था, एब्जॉर्ब शब्द यूज करना, ठीक। तो क्या बात पता चली, 50 किलोमीटर तक है। दूसरा है हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ओजोन के कारण। ओजोन क्या करती है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक। और यहां पर क्या है कि फ्री फ्रॉम टर्बुलेंट क्लाउड्स, कन्वेक्शन, स्टॉर्म, इन सब मतलब वेदर डिस्टरबेंस से फ्री होती है, इसलिए कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट यहीं पर उड़ाए जाते हैं। दैट इज द आइडियल कंडीशन फॉर द कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट। क्लियर, अब
ओजोन में बीच में यूवी रेस अब्सॉर्ब होती है। ओजोन देखिए, एक ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो ये ओजोन बनती है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। सी एफ सी और एचएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये इनके लिए हार्मफुल है ना। यानी हाइड्रोजन ग्रुप, जिसको हम 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसी में ये पीरियोडिक टेबल के जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये होते हैं, ये इसके लिए नुकसानदेह है। प्लस सीएफसी एचएफसी कहां से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से। ठीक, और कहां से निकलेगी? एसी से, जितने कूलेंट प्लांट होती है वहां से ये निकलती है। ओजोन लेयर के लिए बचाने के लिए 16 सितंबर को हर साल यहाँ पर हम ओजोन डे मनाते हैं। एवरी ईयर क्या करते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 16 सितंबर ओजोन की जो थिकनेस है डॉप्सन मीटर में यहां पर मापते हैं, ये भी पॉइंट आपको यहां पर याद रखते हैं। ठीक, अब ये लेयर्स, दो लेयर्स हो गए हमारे पास, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। देखिए 50 से 80 किलोमीटर की हाइट होती है। जैसे आप यहां से ऐसे बढ़ते जा रहे हो, इक्वेटर है, ये 18 किलोमीटर तक ये हो गई, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटो हो गई, फिर 80 किलोमीटर तक मीजो हो गई, इसके बाद 650 के आसपास तक आइनो रहती है, फिर उसके बाद चला जाता है आपका आइनोस्फीयर। ठीक, इसमें टेम्परेचर घटता है और लगभग लगभग -100 डिग्री तक पहुंच जाता है जब 80 किलोमीटर तक हम पहुंचते हैं। और दैट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी परत मीजोस्फीयर है। यहीं पर उल्का पिंड जलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन के कारण इनमें आपस में आग लग जाती है। यहां पर याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, नॉक्टिल्यूशन क्लाउड कहां मिलते हैं? रेयर ग्लोइंग नाइट शाइनिंग क्लाउड्स आर आइसी क्रिस्टल wrapped around the meteoristic dust visible near high altitude polar region during summer। गर्मियों में पोलर रीजन पे आपको जो चमकती ग्रीनिश बादल मिलते हैं, जिसको हम नॉक्टिल्यूशन बादल बादल बोलते हैं, निशिदीप्त बादल, ये यही मिलते हैं। ठीक, और ये यहाँ पर सबसे ठंडी लेयर हो जाती है, ये हमने आपसे अभी बताया है। ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आते हैं आयन मंडल पे। ठीक, यहाँ पे क्या आएंगे? आयन मंडल पे आ जाएंगे। तो आयन मंडल क्या है? एल्टीट्यूड है 80 से 400, इसको हम 650 तक ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, टेम्परेचर यहां बढ़ेगा क्योंकि यहां पर एक्सट्रीम सोलर अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेडिएशन होता है, प्लस यहां पर चार्ज पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? चार्ज पाएंगे, आयंस पाए जाते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये जैसे यहां से धरती, ये पूरी धरती है, तो यहां से रेडियो सिग्नल गए, वापस आया और फिर आपके पास में टेली कम्युनिकेशन हो पाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसी लेयर में बढ़ोगे आइनोस्फीयर में ही, तो आपको ऐसे याद रखना, डी लेयर मिलेगी, ई मिलेगी, फिर एफ मिलेगी और फिर जी मिलती है। ठीक, यहां पर क्या है? डी में क्या होता है? रिफ्लेक्ट लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव बट एब्जॉर्ब मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी, डिसअपियर एट नाइट व्हेन सोलर आयोनाइजेशन स्टॉप। यानी सनसेट के साथ में ये क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है, डी लेयर। फिर आती है ई लेयर, इसको हम केनले हेवेसाइड लेयर बोलते हैं। ये मीडियम और फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। फिर एफ लेयर है अपलेटन, इसको बर्नेट अपलेटन लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नेट अपलेटन लेयर। बर्नेट अपलेटन लेयर मोस्ट वाइटल फॉर द ग्लोबल कम्युनिकेशन। और ये यहां पर क्या होता है कि यहीं पर आपको जो ई लेयर है, जो मैंने ई बताया है, इसमें क्या होता है? अरोरा होता है। आप कहोगे अरोरा क्या है? देखो, हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स फ्रॉम सोलर विंड स्ट्राइक एटमॉस्फेरिक आयंस एयर प्रोड्यूसिंग स्पेक्टिकुलर ग्रीन एंड रेड लाइट डिसअपियर द पोलर रीजन। तो अब जब लाइट प्रोड्यूस होती है पोलर रीजन में, तो आपको ध्यान में आना चाहिए, नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। नॉर्थ पोल पे होती है अरोरा बोरियोलिस होता है। क्या होता है? अरोरा बोरियोलिस होता है। साउथ पे होता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रियालिस होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेयर्स हैं मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, आप देख लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रोपो, स्ट्रेटो, इसी में यहाँ पर ओजोन पाई जा रही थी। ठीक, यहाँ पर जेट फाइटर, मतलब जेट प्लेन्स उड़ाए जा रहे थे। ठीक, मीजोस्फीयर सबसे ठंडी परत है, अभी आपको बताया। थर्मोस्फीयर सबसे हॉटेस्ट लेयर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। इसी को हम आइनोस्फीयर कहते हैं। क्लियर? बाकी ऊपर सेटेलाइट वगैरह अलग अलग ऑर्बिट में लगते जाते हैं। तो कह रहे हैं 400, क्या इसको आप 650 ही रखिए। इसके बाद में एक्सोस्फीयर है,
यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है और हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर बहुत मतलब एग्जिस्ट करते हैं बाकी, और यहाँ पर कुछ नहीं रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। 90 किलोमीटर तक, तो 90 किलोमीटर तक कौन आ जाएगा? ट्रोपो, स्ट्रेटो और मीजो, ये तीन आ जाएंगे क्या, जिसको हम होमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग रहती है। फिर इसके बाद हेट्रोस्फेयर आता है। तो देखो भाई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हाइट पर ये चीजें मिल रही हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल अगर आप नहीं भी याद रखते हो, बस इतना याद रखना, होमोस्फेयर में 3 लेयर है, उसके ऊपर हेट्रोस्फेयर है। ये पॉइंट आपको यहां से याद रख कर लेना है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आगे जैसे पूछे जा सकते हैं। सीएफसी एंड हेलोन्स रिलीज इन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्टेबल इनफ टू माइग्रेट इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। अब जैसे धरती से रिलीज होते हैं ट्रोपो से, अभी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, स्ट्रेटो में पहुंच जाते हैं। ये यूवी रेस को ब्रेक डाउन करते हैं, रिलीजिंग रिएक्टिव क्लोरीन एटम्स एंड दे डिमिटेड ओजोन लेयर। अब ओजोन को ये क्या करते हैं, ये से ओजोन, तो ओजोन को तोड़ देते हैं। जब ओजोन तोड़ देंगे तो यूवी रेस क्या आएंगी, सरफेस तक आने लगेंगी, जिससे क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन बर्न हो सकता है, आंखों की रेटिना वगैरह जा सकती है ना। तो ये सब चीजें, बॉडी जीन तक चेंज हो जाता है, तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। जेट स्ट्रीम कह रहे हाईली कंसंट्रेटेड नैरो बॉन्ड्स ऑफ विंड ट्रेवल एट हाई स्पीड अलोंग द अपर लिमिट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज, हिंदी में कहते हैं क्षोभ सीमा। मैंने ऊपर पहले ही बताया है। देयर चेंजिंग पाथ रॉसबी वेव डायरेक्टली गवर्न मिड लैटिट्यूड साइक्लोन वेदर एनोमलीज एंड टाइमिंग ऑफ द लोकल मानसून सिस्टम। मतलब ये इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं अगर ये मतलब नहीं, जेट स्ट्रीम की वजह से आपको वेदर पैटर्न पता चलता है, साइक्लोन के बारे में पता चलता है, खासकर टेम्परेट साइक्लोन, और खासकर जो इंडिया में ठंडी बारिश होती है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण होता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आगे आएगा, पूरा हम जेट स्ट्रीम आपसे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको बहुत इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दैट इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, जो क्वेश्चन जल्दी पूछे जाते हैं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है स्ट्रेटो और थर्मोस्फेयर में, थर्मो यानी जिसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फेयर -100 तक। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन कहाँ होता है, एफ लेयर ऑफ द आइनोस्फेयर। ठीक, इसके बाद कॉमर्शियल जेट कहाँ करते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। भाई इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, जीके बाय ब्रजेश सर। ठीक, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए जो चीजें करा रहे हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। और पॉलिटी भी सीरीज चल रही है, तो भाई पॉलिटी जिन्होंने नहीं देखा, आप कर लीजिए। एसएससी हो, एनडीए सीडीएस हो, इतना तो मैंने पढ़ा रखा है कि आप उसको कवर कर लेंगे, और वो आपसे एग्जाम में चीजें बिल्कुल आ जाएंगी। मैंने लेयर्स भी लगा दी, ऐसे ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।